नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के लोकसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल महारण की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी जहां हमेशा की तरह चुनाव की काफी पहले से सक्रिय नजर आ रही है, तो वहीं 2024 में राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति के तहत भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि इस यात्रा का चुनावी रण में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्या 2014 और 2019 के मुकाबले उसका प्रदर्शन सुधरेगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आज हम बात राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं बल्कि आईटी के उस छापे की करेंगे जो देश के एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में एक साथ पड़े हैं और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे सियासत से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। वैसे देश में इस वक्त छापों का दौर भी चल रहा है। कभी बंगाल में छापा पड़ता है, तो कभी महाराष्ट्र में, तो कभी किसी और अन्य राज्य में। दिलचस्प बात यह है कि छापा कभी ईडी मारती है, तो कभी सीबीआई, तो कभी आईटी की टीम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छापेमारी वाकई में सही जगह पर होती है या फिर ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती है। इसी कड़ी में इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश मुंबई तक आईटी की रेड पड़ी है। उसे लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कितने सत्य हैं और सत्ता पक्ष की बातों में कितना वजन है, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे छापा, छापा और छापा। तो देश में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन में मूड नजर आ रहा है। दरअसल आईटी की टीम ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु में कई बड़े कारोबारी समूह पर छापामार कार्रवाई की है। बताया गया है कि ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स की रडार पर थे, जिसके बाद बुधवार सुबह अलग अलग राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर आईटी की टीम ने एक साथ छापा मारा। रेड में आयकर विभाग ने एक सैकड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया। राजस्थान के मिड डे मील घोटाले को लेकर मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी ने रेड की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन लोकेशन पर छापेमारी की गई। उधर छत्तीसगढ़ में रायपुर के स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के दफ्तर में इनकम टैक्स के छापे पड़े। इसके अलावा सूबे के बड़े शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के यहाँ भी आईटी की बड़ी कार्रवाई हुई। शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के रायपुर और बिलासपुर स्थित घर के साथ ही अन्य ठिकानों पर आईटी की टीम ने धावा बोला। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी के यहां दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अन्य ठेकेदारों ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आईटी के छापे पड़ने वाले हैं और अभी तो ईडी भी आने वाली है। तो चलिए इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर साहब हैं। बब्बर साहब, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं। ग्वालानी साहब, आपका भी स्वागत है। यूपी से आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। तकी साहब, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बब्बर साहब, ये विपक्ष, बब्बर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये छापे हैं और हालांकि मैंने बहुत लंबे समय से जानता हूं इतनी भारी तादाद में छापे एक साथ पड़ना, आखिर क्या माना जाए इसको? देखिए त्रिपाठी जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। जी। जब हम देखते हैं तो इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। आज भी अगर हम बात करें तो एक पक्ष और एक विपक्ष। जी। और दो प्रकार की ही कैटेगरीज होती हैं, एक पॉलिटिशियंस होते हैं, एक नेता होते हैं। जी। पॉलिटिशियंस केवल अगले चुनाव की सोचता है कि आने वाला चुनाव है, मुझे किस प्रकार से जीतना है और मुझे उसके लिए क्या करना है। जी। और नेता जो है, जो लीडर जो है, जो दुनिया के विश्व के सबसे लोकप्रिय जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से एक अच्छा वातावरण देश के अंदर देना है। जी। नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, देश की सरकार अपना काम कर रही है। आने वाली जो भारत की पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जो
नई जनरेशन है उसके लिए किस प्रकार से वो एक विकसित भारत के अंदर जन्म लें, एक विकसित भारत में वो बढ़े, इस विकसित भारत के अंदर उनको दुनिया की वो सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों जो आज हम दूसरे विकसित देशों में देखते हैं और जिसके लिए लालायित रहते हैं। जी। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, अगर वो किसी भी प्रकार के क्राइम से संबंधित है, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो होनी चाहिए, बल्कि विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए। और आप देखिए जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे, आपने विस्तार से बताया कि अलग अलग राज्यों में जी अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, अगर देखें तो किसी प्रकार से आपने बताया एक मिड डे मील वालों के यहाँ भी छापा पड़ा, हाँ। दूसरे व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा, उसी प्रकार से आपने शराब कारोबारी की भी बात की। तो जब शराब की पॉलिसी की तो हम दिल्ली में बात कर ही रहे हैं, और देखिए एक बात निकल करके सामने भी आ गई कि कहीं ना कहीं ये जो हालात थे, कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां थी, जो बार बार दिल्ली के अंदर एक आवाज निकल करके आ रही थी कि शराब नीति गलत है, इसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो है घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रही हैं। और जितनी मेरी जानकारी है, ये इसके अंदर किसी को पिक एंड चूज करके काम नहीं किया जा रहा। इसमें और भी ऐसे अनेकों अनेक व्यक्ति हैं, ऐसी अनेकों अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने गैर पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को जो है गैर कानूनी तरीकों से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा था, परंतु वो कहीं अस्तित्व में नहीं थी, इनका कोई फॉर्मेट नहीं था, झूठे एड्रेस थे, झूठे पते थे, झूठे नाम थे। तो इस प्रकार से वो उन एड्रेस के ऊपर, उन फर्म्स के ऊपर, उन नाम के ऊपर जो है अवैध जो लेन देन होता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था, चाहे वो हवाला के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, इसकी सूचना अगर मान लीजिए आईटी के पास है, अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इसके अंदर बुरा क्या है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से एक बात को ये काबिल करने वाली बात है, काबिले गौर है कि पिछले 8 साल के अंदर, जब से देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की साफ सुथरी सरकार चल रही है, पिछले 8 साल में आईटी और ईडी के माध्यम से 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। अगर ये आईडी और ईडी के जो ये छापे हैं, अगर ये राजनीति से प्रेरित होते तो वो पैसा किसने रख दिया वहां पर जो वहां से निकल करके आया। साथ ही ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, इससे पहले कांग्रेस के 10 साल के शासन में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, केवल 5,000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं 5,000 करोड़ की संपत्ति कांग्रेस का शासनकाल, और 2 अरब की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के शासनकाल में। तो अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, आईडी और आईटी अपना काम कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है इसके अंदर किसी को कोई संदेह होना चाहिए। और आप इन संस्थाओं का राजनीतिकरण ना ही करें तो अच्छा है। जो भी संस्था बनी है वो किसी भी प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी संस्था है। बब्बर साहब थोड़ा सा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी बात ये है कि जितने भी पॉलिटिशियंस के यहाँ छापे पड़ रहे हैं वो उसमें भाजपा का एक भी नहीं है। क्या आपको लगता है, आप राजस्थान के एक मंत्री के यहाँ भी आज छापा मारा है, मिड डे मील से जुड़ा मामला है, मिड डे मील में क्या और भाजपा शासित बने यानी 16 राज्यों में कहीं भी घोटाला नहीं हुआ है, सब ईमानदार हैं? देखिए मिड डे मील के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें सवाल भाजपा शासित राज्य की बात नहीं है। मिड डे मील जो है वो कोई राज्य सरकार नहीं देती है। मिड डे मील जो सरकार के द्वारा से निजी कंपनी को जो ठेके दिए जाते हैं मिड डे मील सप्लाई करने का, स्कूल के अंदर या और अलग जो कैटेगरी होती हैं, वो उनका व्यक्तिगत काम है। अगर मान लीजिए मैं मंत्री हूं और मंत्री के अलावा अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, तो क्या मुझे मंत्री होने के बाद उस व्यापार में कुछ भी सही गलत करने की छूट मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही है जो जहां भी छापे पड़े हैं, बड़ी साफ सुथरी सी बात है, जहां भी छापे पड़े हैं, अगर वहां की कोई जानकारी आईटी के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास या किसी और संस्था के पास, जो भी कानून से संबंधित संस्था है, अगर वो अपनी कार्रवाई करती है, अगर वो दूध के धुले हैं तो सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की कौन सी बात है? अगर मान लीजिए किसी प्रकार की किसी गलत ट्रांजैक्शन वहां नहीं हो रही, कोई गलत काम वहां नहीं हो रहा, तो डरने की क्या जरूरत है? सीबीआई और आईडी और ईडी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि आप अपने कागज दिखाइए, ये पैसे का ट्रांजैक्शन आपने किया, कहां से आया, कैसे आया, कहां गया, क्यों गया। बब्बर साहब मेरा सवाल कुछ और था। मेरा ये सवाल था कि भाजपा के यहाँ अभी तक आप ही बता दीजिए 2-4 भाजपा के लोगों के नाम हो जो बड़े पद पे बैठे हों, जिनके यहाँ इन 3 एजेंसियों में से किसी का भी छापा पड़ा हो। मुझे तो इसके अंदर गर्व महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो उसी नीति के ऊपर चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो किसी गलत गतिविधि के साथ जुड़ा हो, कोई किसी गलत प्रकार से किसी काम को कर रहा हो। आज तक आप देखिए देश के अंदर कोई भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। वही काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। चलिए रवि जी क्या कहते हैं पूछ लेते हैं। रवि जी मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी जी, आ रही आवाज। बिल्कुल, वीरेंद्र जी की बात आपने सुन ली होगी पूरी तरह से कि गर्व है उनको कि भाजपा का कोई भी आदमी, कोई भी नेता भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का क्या कहना है? और बात भी सही है कि देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 अरब की संपत्ति सीज की है और मनमोहन सरकार जी ने के समय सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति सीज की गई थी। सही है बब्बर साहब आंकड़े? ये सामने आ जाएगा। जी चलिए गोलानी साहब। जी देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा जी कि आज के समय में हम चारों तरफ अगर बात कर रहे हैं देश में, तो छापे छापे और छापे की बात कर रहे जी। हैं। एक समय होता था कि जब रेड किसी के यहाँ पड़ती थी तो वो एक आम बात होती थी, रूटीन होता था, रूटीन में रेड पड़ती थी, एजेंसीज अपना काम करती थी और जो रिकवरी होती थी वो करके वो चली जाती थी। जी लेकिन आज ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि आज अगर आप पिछले 8 सालों से आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जरूरत से ज्यादा केंद्रीय सरकार ईडी, सीबीआई और पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश रवि करना साहब, चाहूंगा। दुरुपयोग कैसे कह पिछले सकते हैं? 8 2 सालों अरब की में संपत्ति अटैच हुई है, 2 अरब की संपत्ति अटैच हुई है, मैं दुरुपयोग वही कैसे वही कह सकते आंकड़े, मैं भी आंकड़े ही पेश करना चाहूंगा। जी। पिछले 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 3,000 से ज्यादा रेड हुई, जिसमें से केवल 23 लोगों को कन्विक्शन हुआ, जो जी। लेस देन 1% है। जी। पीएमएलए के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो 1700 रेड हुई 1500 से ज्यादा मामलों में, जिसमें कन्विक्शन सिर्फ 9 लोगों को हुआ, लेस देन 1%। जी। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 570 से ज्यादा केसेस डिस्पोज किए, जिसमें कन्विक्शन सिर्फ 100 लोगों का हुआ, जिसका आंकड़ा लेस देन 20% आता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब उन लोग इस प्रकार से रेड मार रहे हैं, पूरे के पूरे देश में हाहाकार मचा दिए हैं और कन्विक्शन रेट लेस देन 1% आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश भर में, और डराया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो भले आपको सजा आखिरी तक के कुछ भी ना हो, लेकिन अभी आपकी इमेज को धूमिल कर दिया जाएगा, अभी पब्लिकली आपकी बातों को इस तरह से परोस के दिया जाएगा कि पब्लिक को ये लगने लग जाएगा कि जब तक आपके खिलाफ वो चीज साबित हो, उसके पहले ही आप अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे पब्लिक की इमेज में, और उसको केंद्रीय सरकार इनकैश करेगी आने वाले चुनाव में। आंकड़े बड़े बड़े जो इन्होंने पेश कर दिए हैं, मैं जो भी आंकड़े कह रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए माननीय मंत्री जी द्वारा हैं, तो आप इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। अब बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मंत्री और यहाँ पर रेड पड़ रही है। नहीं, देखिए, अभी रवि जी जो छत्तीसगढ़ में रेड पड़ी है वो तो एक व्यापारी है और कांग्रेस से तो नहीं जुड़े हैं, तो कैसे भय का वातावरण? अमलोक सिंह भाटिया। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो व्यापारी जिनके यहाँ रेड पड़ी है, आज से 3 वर्ष पहले भी इनके यहाँ रेड पड़ी थी, लेकिन कुछ भी इनके यहाँ से नहीं निकला था, आज ये फिर निकाल दिए हैं। हम सारी रेड को जितने भी है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखते। कुछ रेड नॉर्मल रूटीन में भी होती है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में शराब नीति के अंतर्गत रेड पड़ी है, उससे इसको लिंक करके दिया जा रहा है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज के समय में हर रेड को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही लगा रही है। ये बताएं इन्होंने अपने नेताओं के बारे में क्या किया? आपने तो से पूछा 2-4 बड़े नाम, मैं पूछना चाहता हूँ बीएस येदुरप्पा जी के बारे में क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ रेड्डी ब्रदर्स जो बेल्लारी के थे, उनके खिलाफ किस तरह से चुनाव के पहले ही सीबीआई तुरंत चार्जशीट फाइल करके मैटर खत्म कर देती है। 16,500 करोड़ का वो मामला था। मैं पूछना चाहता हूँ नारायण राणे जी के खिलाफ इन्होंने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ रमेश पोखरियाल जी के बारे में इन्होंने क्या किया? ये सारे के सारे जो ये इनके षड्यंत्र हैं वो ऑपोजिशन की पार्टीज के लिए है, वो कांग्रेस अमलोक सिंह क्या कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? माननीय राहुल गांधी जी को बुला लिया रवि जी, जाता है, अमलोक सिंह कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अमलोक सिंह भाटिया क्या कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? वो तो एक शराब कारोबारी हैं। बिल्कुल वो एक शराब कारोबारी है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो एक इंडिविजुअल है, उनके उन्होंने रेड मारी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में रेड पड़ी है उससे शराब नीति से कहीं ना कहीं उन्हें लिंक करके यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बात बता रहा हूँ माहौल जो भय का वातावरण बन गया है, मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप पब्लिक में चले जाइए, कहीं भी जाइए, सिर्फ ईडी, सीबीआई और इन्हीं की बातें हो रही है। ये पहले क्यों नहीं होती थी? लेकिन जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है,
जिस प्रकार से इन एजेंसियों को भेजा जा रहा है फिर विपक्षियों के यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये भय का वातावरण एक क्रिएट जी, कर रहा है। जी, जी। ये एक इमेज धूमिल कर रहा है चलिए हम एक इनसे- नॉर्मल, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की।